हेलो बच्चों आई होप आपके सीए एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी कोशिश है इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने का। तो आप ये पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, इसमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको और उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि कौन से करने। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 12 है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था। बायबैक का क्या मतलब होता है, जैसे नॉर्मल सिनेरियो में जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो लोगों को शेयर देती है और उनसे पैसा लेती है, राइट। लेकिन अब हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ की जब बात करते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि अब कंपनी क्या करती है, लोगों को पैसा वापस करती है और जो शेयर्स हैं, यहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ में मेनली शेयर्स को कवर करते हैं, जो शेयर्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, कैंसिल कर देती है कि ठीक है भाई ये ओवर हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इससे अगर आप मोटा मोटा पहले इफेक्ट समझो तो मैंने आपको बताया था कि इसका मोटा इफेक्ट सिंपल सा ये है कि आपकी शेयर कैपिटल कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, और आपका बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। सिंपल, शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, ये एंट्री है। लेकिन जब हम बायबैक करते हैं सिक्योरिटीज़ का तो एक प्रोसेस होता है, तो आप वो प्रोसेस याद रखो जो मैंने आपको करवाया था। देखो पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, क्योंकि मान लो हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री तो एक सिंपल 11th क्लास की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर दोगे, लॉस होगा तो डेबिट कर दोगे, तो ये तो सिंपल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद अब हम ऑफिस में लोगों को बुलाते हैं, जिसको हमने बोल दिया बायबैक ड्यू। अब बायबैक ड्यू में हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट। इसका मतलब है हमारी शेयर कैपिटल कम हो गई। प्रीमियम ऑन बायबैक, अब हम एक नुकसान अपना बुक करते हैं। अगर हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेट से हमने सोचा कि 100 रुपये का शेयर है लेकिन हम इनको 110 रुपये देंगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे प्रीमियम के, तो वो एक नुकसान हो गया, उस नुकसान को हम डेबिट कर देंगे टू शेयर बायबैक। ये एक टेम्परेरी लायबिलिटी है। अगली ही एंट्री में हम शेयर बायबैक वाली लायबिलिटी खत्म करके उनको पेमेंट कर देते हैं, तो एंट्री बन गई शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। अब यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो है एक हम पर ऑब्लिगेशन लगाता है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो शेयर्स का या सिक्योरिटीज़ का तो आपको एक स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है, तो हम अपने प्रॉफिट्स में से एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसकी एंट्री बन गई फ्री रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब इसमें हमें 100% ऑफ द फेस वैल्यू अमाउंट डालना पड़ता है जो भी हम शेयर्स रिडीम कर रहे हैं या सिक्योरिटीज़ बायबैक कर रहे हैं। तो लेट से अगर आप 100 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर्स को बायबैक कर रहे हो तो आपको 100 रुपये का ही CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बन गई एक स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की कंपलसरी एंट्री। बाकी इस CRR के पैसे को अब कंपनी फ्री नहीं है तो डिविडेंड की तरह तो दे नहीं सकती, तो इसका क्या कर सकती है, इसको कंपनी सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करने में इस्तेमाल कर सकती है। अब बोनस शेयर्स इशू करने की भी एंट्री अगर करनी पड़ जाए तो वो है CRR डेबिट टू बोनस शेयर और बोनस शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी सिंपल भाषा में आपका रिजर्व खत्म हो गया तो CRR डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल इशू हो गई। अब जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है उस प्रीमियम ऑन बायबैक को हमें राइट ऑफ ज़रूर करना पड़ता है। जो हमने ऊपर देखा था ना, एक लॉस हमने बुक करा था, ये रहा देखो प्रीमियम ऑन बायबैक, उस लॉस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, या तो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर है तो, नहीं तो अपने फ्री रिजर्व और PNL से। तो एंट्री बन गई सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या PNL डेबिट टू बायबैक ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये तो हो गया आपका एंट्री का कॉन्सेप्ट। देखो कितना सिंपल है, 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आपने खाली एंट्री का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। यही एंट्रीज होंगी, क्वेश्चन कुछ भी बोले करना यही है, अमाउंट चेंज होगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कैलकुलेशन बेस्ड। उसके तो आप सिंपल स्टेप रट के चले जाओ, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी इसका कौन सा करना है और आपका देखना वो 5 नंबर अगर आता है तो फिक्स है। आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कि हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, है ना। उसको निकालने का कंपनीज एक्ट का नियम ये है कि हम 3 टेस्ट करते हैं, उन 3 टेस्ट में जो सबसे लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू होती है उतने शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। पहले टेस्ट को बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये लो, ये तो आपका वैसे ही खत्म, 25%, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनका 25%, दैट इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कितना अमाउंट, मतलब कितने रुपए मैक्सिमम बायबैक में लगा सकते हैं, वो है 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। इसमें यह ध्यान रखना जो आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड में कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व नहीं लेना, सिंपल प्योर शुद्ध देसी घी की तरह इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व, दैट्स इट।
तो ये बन गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। उसका 25% आप अमाउंट यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना ये अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये तो उतने रुपए हैं जितने आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा होता है सबसे क्रिटिकल, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला और एग्जाम फॉर्मेट मैंने लिखवाया था, वो आपको रटना ही है, एग्जाम में नंबर चाहिए तो। फॉर्मूला तो खैर सिंपल है कि भैया हमारे लोन फंड्स जो हैं वो शेयर होल्डर फंड से दुगने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन आफ्टर बायबैक। अब होता ये है कि जो हमारे लोन फंड्स हैं वो शेयर होल्डर फंड आफ्टर बायबैक जो बच रहा है उसको निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि वो 2 गुना से ज़्यादा ना हो। तो ये तो हो गया टेस्ट, लेकिन अब करेंगे कैसे? तो पहले एग्जाम फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। एग्जाम फॉर्मेट में आपको ए में लिखना है लोन फंड्स, ये दिया होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो वो आ गया मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक, कि भाई मैं मैक्सिमम कम से कम मेरी इक्विटी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट इक्विटी, यानी कि अभी मेरी इक्विटी या शेयर होल्डर फंड कितना है, ये तो आप निकाल ही लोगे। डी में आपको निकालना है फ्यूचर इक्विटी, जो वर्किंग नोट से पता चलेगा। ई में आपको निकालना है मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, जो भी वर्किंग नोट से वाई से पता चलेगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं, उसमें सिंपली वाई को डिवाइड कर देंगे हम, जो भी आएगा वाई, कि कितना शेयर का बायबैक का प्राइस है एक का। तो ये तो बन गया फॉर्मेट। अब करेंगे कैसे? आपको 2 चीज़ें लेट करनी है, लेट CRR इज इक्वल टू एक्स और मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इज इक्वल टू वाई। तो 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है। प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड में से अगर आप CRR हटा दो और मैक्सिमम परमिटेड बायबैक हटा दो, तो आपके पास बचेगा मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक, और वो आपके पास ना गिवन होती है। देखो आप स्टेप बी में वो निकाल लेते हो, तो एक इक्वेशन आपकी ऐसी बन गई, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। तो इसमें प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड आपको पता होता है, एक्स और वाई मिसिंग होंगे, और मिनिमम इक्विटी आफ्टर शेयर बायबैक ये पता होगा। और दूसरी इक्वेशन होती है कि जो वाई है, जो CRR हम लेट, जो मैक्सिमम परमिटेड बायबैक हम लेट कर रहे हैं वाई, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, डिवाइड करते हैं बायबैक प्राइस पर शेयर से, तो वो बराबर होगा CRR के, एक्स के। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का पता लग जाएगा। जैसे ही एक्स और वाई का पता लगे, अपना ऊपर पुट कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मैं कितने रुपए, तो आपके निकल ही जाएंगे वाई से, बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो पता लग जाएगा कि कितने शेयर्स में बायबैक कर सकता हूँ। तो इस टेस्ट का और इस टेस्ट का और इस टेस्ट का जो लीस्ट होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो बस बायबैक में ये। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप मार्क कर लेना कौन सा करना है, हमने करा भी है डिस्कस। तो इसमें आपको एक करना है इलस्ट्रेशन 5, अभी मार्क कर लो, बुक का है, जिसमें आपको टेस्ट लगाने आ जाएंगे। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, चीज़ें होंगी, और बायबैक प्राइस कुछ दे रखा होगा। तो इसमें आपसे वो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जो है वो लगवा रहे हैं। तो देखो इसमें इस तरह का फॉर्मेट बन गया। लोन फंड्स हमारे पास कितने थे वो गिवन है, मिनिमम इक्विटी आ गई डिवाइड बाय 2 करके, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड वो गिवन है, फ्यूचर शेयर होल्डर फंड के लिए हमने निकाल लिया कि लेट CRR इज इक्वल टू एक्स, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक को वाई मान लिया। तो देखो 2 इक्वेशन बनी हुई हैं, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी, एक ये बन गई, और दूसरी वाई इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन ये बन गई 1 और 2। 1 और 2 को सॉल्व करने पर आप इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज़ का पता लगा लोगे, और फिर आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं इतने रुपए मैक्सिमम खर्च कर सकता हूँ बायबैक के लिए, और अकॉर्डिंगली इतने शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ। तो मतलब एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन आपका ये 5 है। इसके अलावा भी देखो हमने क्वेश्चंस करे थे, जिसमें ये देखो कि आप टेस्ट लगाते हो, ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आप चाहे मार्क कर सकते हो। इसमें कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। देखो मैंने इसमें स्टेप्स भी पूरे समझाए थे। ये है आपका एक बड़ा बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 10। इसमें क्या होगा, ये तो बिल्कुल एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन की तरह समझ लो है। इसमें आपका टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है, प्लस आपकी एंट्रियाँ भी हो जाती हैं। इसमें आपको एक बैलेंस शीट देगा, पूरा सब कुछ देगा, और कहेगा कि बताओ कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, और फिर कहेगा कि बायबैक की एंट्री भी करके दिखा दो और बैलेंस शीट भी बना दो। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो गया, पूरा चैप्टर हो गया एक क्वेश्चन में। तीनों टेस्ट हो गए, मैं दिखा रहा हूँ। तीनों टेस्ट से जो आंसर आता है उनका जो लीस्ट अमाउंट होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर बायबैक, ठीक है। तो तीनों टेस्ट यूज़ कर लिए। तीनों टेस्ट से हमें पता लगा कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 28,750। हालांकि कंपनी खुद 25,000 ही बायबैक करना चाह रही है, तो विच इज़ अलाउएबल। अब 25,000 शेयर्स बायबैक करने की एंट्रियाँ देखो उसी ऑर्डर में हो गई। इन्वेस्टमेंट बेची नहीं, फिर बायबैक ड्यू कर दिया, बायबैक पे कर दिया,
उसके बाद CRR क्रिएट कर दिया और बायबैक को राइट ऑफ कर दिया, तो सिंपल हो गया बस। तो आप इलस्ट्रेशन 5 छोटा और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल 10 ये कर सकते हो। और अगर एक क्वेश्चन और आपको करना है तो वो भी मैं बताता हूँ, वो भी मैंने मार्क करवाया था एग्जाम के लिए, इलस्ट्रेशन 2 है, ये भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको सेम बैलेंस शीट मिलती है, जो क्वेश्चन आता है और फिर वो आपको बोलता है कि कंपनी इतने शेयर्स बायबैक करना चाहती है तो एंट्रीज कर दो और बैलेंस शीट बना दो। तो इसमें थोड़ी ये प्रैक्टिस है कि आपको एंट्रीज भी मिल जाएंगी सेम, इसमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी हो गए और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाने को बोली थी, तो बैलेंस शीट भी आपकी बन जाएगी। तो एक प्रैक्टिस करने के लिए बैलेंस शीट भी रख लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि शेयर्स कम हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल कम करनी है, रिजर्व अगर कम हो रहा है तो कम करना है, CRR क्रिएट कर रहे हैं तो बढ़ाना है, मतलब एक फ्लो बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करने हैं बस आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम, और इसमें कुछ भी नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपका यही था। अब इसके बाद बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करते हैं, चैप्टर नंबर 13, यानी कि आपका अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसको AS14 गवर्न कर रहा है। तो देखो इसमें क्या क्या बातें आपको सिखाई थी, अच्छे से सारी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहले तो आपको बताया था अमेलगमेशन का मतलब क्या है, वो तो अब आप समझ ही गए भैया, ठीक है 2 कंपनियाँ हैं बनकर न्यू हो गई, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें एक ओल्ड कंपनी होती है, एक न्यू कंपनी होती है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इसके होते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो एक सिंपल बेसिक नाम का कॉन्सेप्ट है कि पुरानी कंपनी ही न्यू बन जाती है, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो होता है उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हम कवर कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले टॉपिक्स की अगर बात करें तो आपको PC निकालना आना चाहिए, यानी परचेज कंसिडरेशन। PC के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम्पल जो आपको करवाए थे, बाकी नई कंपनी की बुक्स और ओल्ड कंपनी की बुक्स को क्लोज करना, ये 2 बातें हो गई। तो पहले हम PC पर फोकस करते हैं। तो देखो PC में मैंने आपको सुनाया था कि आप कुछ भी खरीद के आते हो तो कितने रुपए पे करके आए हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कितने रुपए पे करे वो पता लग जाता है पेमेंट मेथड से, दैट इज़ PC। और अगर पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते तो फिर हम नेट एसेट मेथड लगाते हैं कि भाई जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो उनकी बुक वैल्यूज से हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई आपकी PC क्या है। तो सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, एक तरह से नेट वैल्यू PC आ गई। तो मैंने इसमें सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो आप पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हो वही PC होता है। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी वो PC में नहीं आएगा, क्रेडिटर को पेमेंट करी वो PC में नहीं आएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले ये कि PC निकालने के लिए हमें चाहिए स्वैप रेशियो। अब स्वैप रेशियो क्या होता है, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। अब ये वैल्यू मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो सकती है और पेड अप वैल्यू भी हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बेसिकली है आज की वैल्यू, कि आज आपके सारे एसेट्स कितने के हैं, यानी टेक ओवर वैल्यू माइनस सारी सन्ड्री लायबिलिटी और माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा बच गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको इशू प्राइस नहीं दिया, ये भी एक पॉइंट लिखवाया था, तो फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को ही इशू प्राइस मान लेंगे अगर वो ऑलरेडी स्वैप रेशियो के लिए निकाल रखा है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल रखी तो आप सिंपली पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू ले सकते हो। फिर सॉरी सबसे स्पेशल होते हैं जिसमें आपको स्वैप रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों दे रखी होती हैं शेयर्स की। तो स्वैप रेशियो भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो इससे पता लगता है कि हमें कुछ पैसा कैश में देना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि इसमें हम कैश पर शेयर निकालते हैं, जिसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन वो है लॉजिकली कि शेयर सरेंडर्ड इनटू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी माइनस शेयर्स ऑब्टेन्ड इनटू वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी होल डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर। तो आपको पर शेयर की कैश पता लग जाएगी, जितने शेयर्स आपने सरेंडर करे उससे मल्टीप्लाई करके हमें फुल नेसेसरी कैश की वैल्यू पता लग जाएगी, जो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। चलो तो देखो जी, पहला एग्जाम्पल तो ऐसी था, सीधा सीधा बस फटाफट देखते रहो कि कंपनी है, उसका स्वैप रेशियो गिवन था 3/5, पुरानी कंपनी के शेयर थे 1 लाख और इशू प्राइस था 12, सीधा फॉर्मूला लगाया PC आ गई, जो कैश दिया वो तो अलग। दूसरे में हमारे पास स्वैप रेशियो भी था, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, इशू प्राइस भी था, फॉर्मूला लगाया PC आ गई। दूसरा एग्जाम्पल भी सिंपल। अब तीसरे में देखो था कि हमारे पास ओल्ड कंपनी के शेयर्स दे रखे हैं, स्वैप रेशियो दे रखा है, नई कंपनी के शेयर का इशू प्राइस दे रखा है। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा कि भाई स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू इशू प्राइस, PC आ गई। अब फोर्थ देखना, फोर्थ में मैंने आपको एक स्टोरी सी सुनाई थी कि मान लो 2 कंपनियां हैं, ये बैलेंस शीट है और A ने B को टेक ओवर कर लिया और डिवेंचर्स प्रीमियम पर टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ स्वैप रेशियो मिसिंग था,
ये है स्टोरी, स्वैप रेशियो नहीं था। तो स्वैप रेशियो को निकालने के लिए मुझे ओल्ड कंपनी का शेयर की वैल्यू और नई कंपनी की शेयर की वैल्यू चाहिए, और वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब मैंने ए की और बी की दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यूज़ निकाली तो सन्ड्री एसेट्स ले लिए जो है, माइनस लाइबिलिटीज़ ले ली जो है, लेकिन कौन सी वैल्यू लेनी है, खासकर ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटियों की टेक ओवर वैल्यू। तो आप देखो डिवेंचर्स पर 143 पे सितारा लगाया था इसी बात को लेकर कि ओल्ड कंपनी की जो शेयर, ओल्ड कंपनी की जो एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है वो वैल्यूज़ आपको लेनी है। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों की आ जाएगी, स्वैप रेशियो आ जाएगा और फॉर्मूला लगाकर पीसी आ जाएगी। बाकी इशू प्राइस अगर मिसिंग है तो फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को ही इशू प्राइस मान लेंगे अगर हमने निकाल रखा है तो। अच्छा, एग्जाम्पल 5 में ये था कि अगेन दो कंपनियों की बैलेंस शीट थी, मार्केट वैल्यूज़ दे रखे हैं दोनों के एसेट्स के, और स्वैप रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ लिखा है कि हम नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो अब इसके लिए हमें फिर से अगेन क्या चाहिए कि भाई स्वैप रेशियो नहीं दे रखा तो स्वैप रेशियो निकालना पड़ेगा। स्वैप रेशियो निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी चाहिए। ओल्ड कंपनी के लिए अगेन वही बात कि जो टेक ओवर वैल्यूज़ हैं आपको वो लेनी पड़ेगी, तो उस पर आप की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, और फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू इशू प्राइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी, इक्विटी शेयर होल्डर को भी, और जो कैश देना है वो अलग। बाकी इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था एग्जांपल में, उसका भी आप ध्यान रखना, फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश ही दे देना। फिर था एग्जांपल एक 6 जिसमें आपको स्वैप रेशियो दे रखा है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे रखी है। तो इसमें मैंने स्टोरी समझाई थी, यहाँ से देखो कि ये अपना एक शेयर जो 35 रुपये का है वो 4 दे देगा, और बदले में उसको 5 शेयर मिलेंगे जो 30 के हैं। तो इस तरह से एक स्टोरी थी कि 140 रुपये ये दे रहा है या ले रहा है, और वो 150 रुपये उसकी वैल्यू बन रही है। तो इसको इसीलिए 10 रुपये एक्स्ट्रा कैश भी देना पड़ेगा। उसी को हमने एक फॉर्मूला बना लिया था कैश पर शेयर के हिसाब से, जो यहाँ पर आपको लिखवाया था। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर स्वैप रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों हो तो आपको कुछ अमाउंट कैश में देना पड़ेगा। और इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल 7 भी आपको करवाया था, उसमें भी यही स्टोरी थी कि क्वेश्चन ने कहा था कि कुछ नेसेसरी कैश आपको देना है। तो पहले देखो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली दोनों की, उससे हमारे स्वैप रेशियो जो थे उसमें लगाकर पीसी आ गई, और जो नेसेसरी कैश हमें अलग से देना था उसमें हमने कैश पर शेयर का फॉर्मूला लगा के वो भी निकाल लिया था। तो ये मतलब एग्जाम्पल्स थे पीसी को निकालने के। तो अब आप एक बार ये सारे एग्जाम्पल दोबारा से बस देख लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि नई कंपनी की बुक्स कैसे बनेंगी परचेज मेथड में। तो नई कंपनी की बुक्स की एंट्रीज बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल थी। बीपी मतलब बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, पहली एंट्री है। फिर हमने सारे एसेट्स ले लिए तो एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटी ले ली तो टू लाइबिलिटी, टू बिजनेस परचेज, ऊपर बचेगा तो गुडविल, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। फिर पेमेंट कर देंगे लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर खत्म हो गया, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट टू, जो भी दिया वो सब क्रेडिट हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री अगर है तो कैंसिल कर दो, लाइबिलिटी डेबिट टू एसेट, सिंपल। एक्सपेंस ओल्ड कंपनी के पे हुए तो गुडविल टू कैश, लाइबिलिटीज पे हुई तो लाइबिलिटी टू कैश। स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर क्रिएट करना है कोई तो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्रॉफिट्स अनरियलाइज्ड कैंसिल करने हैं तो गुडविल टू स्टॉक या कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, जो भी है, और बाकी क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करना है। अच्छा, मर्जर मेथड में भी अगर आपको करनी पड़े एंट्री तो पहली बात तो एस 14 ये कहता है कि मर्जर मेथड तब माना जाएगा जब पांचों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। पांचों कंडीशनें क्या कि 90% शेयर होल्डर नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे, उन शेयर होल्डर्स को पीसी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, नई कंपनी सिर्फ बुक वैल्यू पर टेक ओवर हुई होगी, सारे एसेट सारी लाइबिलिटी टेक ओवर हुए होंगे, और बिजनेस भी सेम कर रहे होंगे। तो पांचों कंडीशन को होने पर ही कहेंगे मर्जर मेथड। तो एंट्री इसमें बस छोटा सा ट्विस्ट क्या होता है, बिजनेस मर्जर डेबिट टू लिक्विडेटर आ गया। सेकेंड एंट्री सेम, बस सेकेंड एंट्री में ट्विस्ट ये है कि इसमें आप सारे रिजर्व भी टेक ओवर कर लोगे क्योंकि सब कुछ टेक ओवर कर रहे हो। तीसरी एंट्री लिक्विडेटर क्लोज करने की सेम, चौथी एंट्री सेम, पांचवी एंट्री एक्सपेंसेस की, उसमें रिजर्व डेबिट टू कैश, छठी एंट्री ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सातवीं एंट्री सेम, जनरल रिजर्व डेबिट टू स्टॉक यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है तो, और बाकी जो क्वेश्चन बोलेगा तो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, और वो अगर सही कर दोगे तो उसकी बैलेंस शीट भी बन जाती है जो क्वेश्चंस में हमने देखी है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो था इसमें, जो मैंने कहा था कि आप उसकी 2 रीडिंग जरूर लेना, वो है कि ओल्ड कंपनी की बुक्स हमें क्लोज करनी है ना।
तो उसके स्टेप्स याद रखो। देखो पहला स्टेप तो डिसोल्यूशन वाला ही है, सारी चीज़ें बुक वैल्यूज़ पर ट्रांसफ़र कर दो, सब कुछ बुक वैल्यूज़ पर ट्रांसफ़र करना है। और लॉजिक क्या है, जो मालिकों का पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अगर कैश टेक ओवर नहीं हुआ तो कैश में, नहीं तो अदरवाइज वो भी रियलाइजेशन। फिर हम पीसी को रेज करते हैं, उसकी एंट्री थी न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए, रियलाइजेशन टू कैश, वो सिंपल, रीइंबर्स हो गए तो उल्टा कर देंगे। फिर पीसी रियलाइज करेंगे जो जो चीज़ें हमने दी नई कंपनी की, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैश टू न्यू कंपनी, वो हो गया। और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीसी को। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो मालिकों को मिला मेन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट जो छोटे मालिकों को मिला मेन, टू जो जो भी चीज़ें दी। तो ये 3 एंट्रियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हमने टेक ओवर नहीं करी उनको या तो आप बेच दोगे और लाइबिलिटियों को पे कर दोगे। बाकी फिर एंड में आप सारे अकाउंट्स क्लोज करोगे, जिसमें ये ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज करते समय जो बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन में डालना है, रियलाइजेशन का जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस है। कैश का अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो मालिकों को दे दोगे, नेगेटिव बैलेंस है तो रियलाइजेशन में लॉस की तरह डाल दोगे, और इक्विटी शेयर होल्डर जो है फिर वो टैली हो जाएगा। तो ये 2 रीडिंग लेकर फिर इसके क्वेश्चन का वो करना, मैंने पूरा प्रोसेस भी आपको समझाया था। तो एंड में होता ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आप देखोगे वो मैच हो जाएगा, जैसे 400 ऊपर वाले हमारे एग्जाम्पल में। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है जो मेनली आपको याद रखना है। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप मार्क करना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन एक 6 अच्छा है, ठीक है। तो उसमें आपको देखो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी क्लोज करके नई कंपनी की जर्नल एंट्रीज करके बैलेंस शीट आपको पूरी इस तरह से बनानी पड़ेगी। सिमिलरली आप एक इलस्ट्रेशन 8 भी मार्क कर लो, ये रिवीजन के लिए मैंने पहले भी मार्क करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कंप्लीट स्टेप्स मिलेंगे कि पीसी निकालनी है, फिर मर्जर मेथड से मान लो एंट्रियां सारी करनी है, और नई कंपनी की फिर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन करने में। बाकी ये तो खैर बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी क्लोज करने के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो दोनों क्वेश्चनों में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिलती। और एक क्वेश्चन नंबर 13 है, वो थोड़ा सा अलग तरह का नेचर का क्वेश्चन है, उसको देख जाना, उसमें आपको ये सब कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये पॉइंट आ जाता है कि भाई कितने डिवेंचर्स इशू होंगे, इसको निकालने के लिए ना एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल वाली कहानी होती है। तो ये अच्छा पॉइंट था, ये भी एक बार आप देख सकते हो। बाकी और इसमें कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देख जाना, और ज़्यादा टाइम मिले तो थोड़े से 4-5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आपको बताया, पीसी, फिर न्यू कंपनी की बुक्स, ओल्ड की क्लोज कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो वो नई कंपनी की बुक्स की एंट्री करवाने के बाद उसकी बैलेंस शीट बनवा लेगा, तो वो एक क्वेश्चन है, वो भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके बाद है हमारा एक बहुत ही छोटा चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 ही क्वेश्चन बस आप रिवाइज करना। कॉन्सेप्ट तो ये है कि पुरानी कंपनी अपने आप को इंटरनली चेंज कर लेती है, अपनी सारी वैल्यूज़ बदल लेगी कुछ चीज़ों की, तो ये बन गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ एक ही खाते में जाना है, फ़ायदा नुकसान, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फ़ायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो, है ना। बाकी एसेट बढ़ने पर डेबिट होगा, घटने पर क्रेडिट होगा, वो आपको पता ही है। ऐसी लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। लाइबिलिटी कम हो गई, फ़ायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो। बाकी लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होगी, मतलब बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होगी, आपको पता ही है। एक्सपेंसेस पे कर दिए तो बैंक कम हो गया, नुकसान हो गया, कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करना पड़ गया, पैसे चले गए, बैंक क्रेडिट हो गया, नुकसान हो गया, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, कुछ नहीं करना। फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ हो गए, नुकसान हो गए, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल कम हो गई, पेड अप कम हो गई, तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दो टू कैपिटल रिडक्शन। फेस वैल्यू और पेड अप दोनों कम हो गए, तो शेयर कैपिटल ओल्ड वाली डेबिट करके शेयर कैपिटल न्यू वाली क्रेडिट कर दो और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दो। बाकी स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया शेयर्स को, तो एक एंट्री थी शेयर कैपिटल डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मतलब इक्विटी स्टॉक अकाउंट। फिर कई बार हम शेयर्स को सरेंडर करते हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, एक नया अकाउंट खोल दो।
और शेयर सरेंडर्स को हम कई बार या तो किसी लाइबिलिटी को पे करने में यूज़ करते हैं, तो पहला केस हो गया शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल और लाइबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन, या फिर हम जो शेयर सरेंडर करें उनको कैंसिल ही कर देते हैं, तो शेयर सरेंडर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और जो भी आपका बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, फ़ायदा या नुकसान, उसे आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ये तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि फ्री के नंबर है, आ जाए तो यही कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, बाकी सिंपल है। और 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन से करने हैं, आप इसके वैसे ही नोट कर लो। इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 6, ठीक है, 2 इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन 4 से बता देता हूँ, इस तरह की बैलेंस शीट होगी। फिर वो आपको कहेगा कि हमने देखो चेंज कर दिया, तो सिंपल आपको हर चेंज के हिसाब से एंट्री करनी है, और लास्ट में कहेगा कि एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना दो। तो बस एंट्री हुई हर पॉइंट की, जो बोल रहे हैं एंट्री हुई और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन जाएगी। बस इसी तरह इलस्ट्रेशन आपका 6 भी है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हाँ वैरायटी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन फंडा यही है इस क्वेश्चन में अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आता है तो देखो ये था। तो आज के आधे घंटे की इस क्लास के अंदर, लगभग आधा घंटा भी अभी हुआ नहीं है, अभी 26-27 मिनट हुए हैं, लेकिन उस 26-27 मिनट के अंदर आपने 3 मेन चैप्टर्स का रिवीजन भी कर लिया पहली बात, और इन तीनों की वेटेज कंबाइंडली मिलाकर आप मान के चलो 20 से 25 नंबर की आती है। अमेलगमेशन तो आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाए तो भगवान का आशीर्वाद समझना, और इसके अलावा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, उसका छोटा क्वेश्चन भी एक आ ही जाएगा, तो 5 नंबर की वेटेज उसकी हो जाएगी। तो 25 मिनट में 25 नंबर का कार्यक्रम आपका फिनिश होता है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट।